Now let us find expression for radius of electron. Okay, so in nth orbit, radius of electron in nth orbit. All right, speed क्या है हमारे पास? In nth orbit it is 2.2 into 10 power 6 into z upon n मीटर पर सेकेंड. ओके, तो अब हम लोग रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कैसे निकालेंगे? यूजिंग बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन हमारे पास क्या है? एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई. ये स्पीड इन nth ऑर्बिट है और रेडियस इन nth ऑर्बिट है. तो रेडियस क्या हो जाएगा हमारे पास nth ऑर्बिट का? दैट विल बी इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई. और इस एम वी को हम लोग दूसरे साइड ले लेते हैं तो इट विल बी, ये क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा. सो एम वी एन. ओके, और वी एन का एक्सप्रेशन हम लोगों ने इक्वेशन 3 में देखा है, यहाँ से पुट कर देंगे इसमें. सो व्हाट डू वी हैव? आर एन इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई इंटू 1 अपॉन m. वी एन क्या है? 2.2 इंटू 10⁶ z अपॉन n. ठीक है, so this n goes in the numerator, so this rn will be what? h by 2 pi m इंटू 2.2 इंटू 10⁶. ये सब के सब कांस्टेंट हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? n ऊपर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी गेट n स्क्वायर अपॉन z. ओके, तो थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करें हम लोग तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आर एन विल बी h अपॉन 2 पाई m इंटू 2.2 इंटू 10⁶ n स्क्वायर अपॉन z. एंड दिस थिंग इज ए कांस्टेंट. इसको सॉल्व करेंगे अगर h की वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे. h प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻34. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg. ओके, सो ऑन सॉल्विंग व्हाट डू वी गेट इज, हम लोग ये पाते हैं 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर्स. ओके, इंटू n स्क्वायर अपॉन z, ये मीटर्स में. ओके, तो ये आ गया हमारा रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेशनरी ऑर्बिट. तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाएंगे रेडियस क्या होता जाएगा? n के स्क्वायर पे बढ़ता चला जाएगा. और अगर z की वैल्यू बढ़ेगी तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस पर का चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन विल बी मोर पुल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. तो r की वैल्यू क्या होगी? घटेगी. इससे पता चल रहा है हम लोगों को. ओके, इसी को अगर एंगस्ट्रम में लिखना चाहें हम तो 10⁻10 और मीटर को एंगस्ट्रम लिख सकते हैं. तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट विल बी गिवन बाय, इसको लिख सकते हैं 0.53. हाँ, इसको हम लोग एक्चुअली a लिखते हैं, इसको a लिख सकते हैं, a नॉट. ओके, सो 0.53 इंटू 10⁻10 n स्क्वायर अपॉन z. या फिर फर्दर वी कैन राइट a नॉट इंटू n स्क्वायर अपॉन z. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन 4. तो ये हो गया हमारा रेडियस इन nth ऑर्बिट. ओके, और a नॉट क्या होता है यहाँ पे? a नॉट यानी कि 0.53 एंगस्ट्रम इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. अब इस फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, यानी कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स कितने दूर पे घूम रहा होगा दैट विल बी गिवन बाय a नॉट, यानी कि 0.53 एंगस्ट्रम.
दिस इज अप्रोक्सीमेटली इट इज ओके। तो ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब हम लोग निकाल लें एनर्जी। अब एनर्जी हमारी रह गई है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ई एन इन nth ऑर्बिट। एनर्जी कहने का मतलब क्या है? टोटल एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन की। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग लिखना चाहें तो टोटल एनर्जी कितनी होती है? हम लोग जानते हैं ई एन इज इक्वल टू माइनस क्या होता था, जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ओके, ये होता है। अब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन 4 में मिला है, तो उससे यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। तो हम लोग क्या पाएंगे, ई एन इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हम लोग रख लेंगे ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ओके, तो इससे हम लोग देखेंगे क्या, ई एन जो हम लोग को मिलता है nth ऑर्बिट में, कांस्टेंट चीज़ों को एक साथ कर लें तो ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू क्या आ जाएगा, ये जेड है, ऊपर भी एक जेड है तो ये पलट के ऊपर जाएगा, तो इट विल बिकम जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ऑलराइट, सो दिस इज एनर्जी, ये जूल में है, इन जूल्स। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें अगर हम लोग, ओके, तो एनर्जी हमारा आ गया ई एन इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए नॉट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालते हैं, सॉल्व करके उसको 1.6 इंटू 10⁻19 से अगर डिवाइड कर दें तो यही एनर्जी जो जूल में है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। सो दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू -13.6, ओके, एंड दिस विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पहले जूल में था, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में इतनी एनर्जी होगी, यानी कि दिस इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, है ना। सो दिस इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि एनर्जी जो है nth ऑर्बिट में प्रोपोर्शनल है किसके, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के। हालांकि नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन की वजह से जितनी ज़्यादा जेड होगी, जितनी ज़्यादा ये वैल्यू होगी, उतनी कम एनर्जी होगी, है ना। ओके, एन बढ़ाते जाएंगे अगर तो एनर्जी क्या है, बढ़ती जाएगी। हालांकि देखो ये मैग्नीट्यूड क्या है, एन बढ़ाने से घटेगा एनर्जी मैग्नीट्यूड, बट उसके सामने नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी और बढ़ती जाएगी एन बढ़ाने से। ओके, नेगेटिव एनर्जी सिग्निफाइज दैट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस फॉर्म a stable system together and electron is bound with the nucleus, है ना, पहले के डिस्कशन में कर चुके हम लोग। ओके, यहाँ पे हमने क्या देखा कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ओके, ये इक्वेशन 4 था। अब इस इक्वेशन एनर्जी वाला इक्वेशन को हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन 5। ओके, सो दिस इज about the energy of electron -13.6 into z square upon n square। ओके, अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखे हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ध्यान रखेंगे आप लोग कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी सो वी विल यूज दिस। राइट, सो ये आ गया हमारा एनर्जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Now let us discuss the line spectra of hydrogen atom according to Bohr's postulate, Bohr's conditions what we have discussed। ठीक है, जैसे कि लाइन स्पेक्ट्रा पहले बामर ने निकाला था ना, बामर ने पता किया था कि हाइड्रोजन में लाइन स्पेक्ट्रा क्या है, हाइड्रोजन के एटम जो है
विजिबल रेंज में लाइट इमिट कर रहे हैं। तो उन्होंने एक फार्मूला डेवलप किया था ना, बामर ने और रिडबर्ग ने, याद है? वो क्या था? 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट इंटू 1/nf² माइनस 1/ni²। एक्चुअली बामर ने पहले निकाला था, लेकिन रिडबर्ग ने उसको इस तरीके से दिखाया, मोर सिंपल तरीके से। सो दैट्स वाई वी ऑल्सो इट इज़ नोन एज रिडबर्ग फार्मूला। बामर फार्मूला ज़्यादातर जानते हैं। यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट था 1.09 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, है ना? अब लेट अस सी कि बोर मॉडल के अकॉर्डिंग कैसे लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। ओके, सो लेट अस राइट एक्सप्लेनेशन यूजिंग बोर्स मॉडल। तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट निकाल रखा है। क्या आया है? -13.6 इंटू Z² अपॉन n², है ना? और ये फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम है। फॉर हाइड्रोजन एटम अगर हम लोग देखें, हाइड्रोजन एटम सबसे सिंपलेस्ट एटम है जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता है इस तरीके से। हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा? Z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यही एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट विल बी हाउ मच? -13.6 इंटू, तो 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो 1² 1 हो जाएगा, 1/n² ये हो जाएगा, है ना? तो बोर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन विल रेडिएट एनर्जी और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली व्हेन ए ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर स्टेट। वन स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तभी हम लोगों को ये एनर्जी रेडिएट होता हुआ मिलेगा। तो सपोज एनर्जी रेडिएटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर लेवल, यानी कि इसको कह देते हैं इनिशियल लेवल, यहाँ पे EI है, एनर्जी यहाँ पे EF है। तो इलेक्ट्रॉन जब जंप किया है तो फोटोन निकलेगा एंड दैट फोटोन विल हैव एनर्जी hν। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? hν फोटोन विल बी EI माइनस EF। ओके, EI माइनस EF। तो hν को अब फर्दर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं hc अपॉन लैम्डा, क्योंकि फोटोन की एनर्जी है तो hc/λ भी लिख सकते हैं। और EI क्या होगा हमारे पास? दिस EI विल बी -13.6 बाई ni²। ओके, और फाइनल एनर्जी को क्या लिखेंगे यहाँ पे? -13.6 डिवाइडेड बाई NF²। और ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ध्यान रखना है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें हम लोग तो hc/λ विल बी इक्वल टू -13.6 अपॉन ni² प्लस 13.6 अपॉन NF²। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना? सो फर्दर हम लोग को क्या मिलेगा? 1/λ हम लोग को इधर चाहिए, 1/λ, सो दैट वी कैन मैच विद द बामर फार्मूला। बामर फार्मूला से डेवलप किया, बामर फार्मूला के साथ मैच करके देखेंगे ना कि क्या आर वैसा ही आ रहा है कुछ। तो यहाँ पे देखिए 1/hc को मैं दाहिने ओर ले गया, सो इट गोड इन द डिनोमिनेटर, एंड इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं। तो 13.6 डिवाइडेड बाई NF² माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई ni² हो गया। ओके, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको जूल में बदल लेना होगा हमको, है ना? तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब इस जितने भी कांस्टेंट हैं उन सबको से ज़रा एक साथ करते हैं। तो 1/λ इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 13.6 को कॉमन निकाल लिया बाहर, दोनों में है ना, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल डिवाइडेड बाई hc। h का वैल्यू आपको मालूम है, h का वैल्यू कितना होता है? 6.6 इंटू 10⁻34, और c का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट, है ना? और ये हमारा ब्रैकेट में रह जाएगा 1/NF² माइनस 1/ni², है ना? तो ये कुछ वैसा ही आता हुआ अब हमको नज़र आ रहा है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर हम करें, यहाँ पे लिख रहे हैं, सो 1/λ इन सब को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आता है हम लोग को 1.03 इंटू 10⁷ 1/03 इंटू 10⁷ 1/ni²।
NF² माइनस 1/Ni²। तो यहाँ पे देखिए ये भी बहुत ही क्लोज टू आया रिडबर्ग कांस्टेंट के, है ना। 1.09 इंटू 10⁻7 पर मीटर था, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आई है 1.03 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ये भी मीटर इनवर्स में ही यूनिट होती है इसकी। ओके, तो देखिए बोर का भी मॉडल जो है कितनी क्लोजली एक्सप्लेन कर पा रहा है हमारे लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम को, है ना। सो दिस इज इन वेरी 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 क्लोज टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट। और ये एक्सप्रेशन 1/NF² माइनस 1/Ni² भी वैसा ही है, यानी कि ये एक्सप्रेशन हम लोग को फिर से वही चीज़ बता पा रहा है कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ लाइट बीइंग इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम व्हेन इट इज एक्साइटेड बाय एक्सटर्नल सोर्स, है ना। यानी कि हाइड्रोजन गैस है, अगर किसी चैम्बर में रखा हुआ उसको वाइट लाइट से एक्साइट कर देते हैं तो बाद में वही हाइड्रोजन एटम जो है कई तरीके के लाइट्स को छोड़ेगा, और वो लाइट्स अलग अलग सीरीज होते हैं। तो हम लोग उसको पढ़ ही चुके हैं कि अगर यहाँ पे अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम के लेवल्स को समझे तो ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट मतलब n=1 है। ओके, और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जिसको कि n=2 भी कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर ग्राउंड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से तो उसको क्या कहा था हमने, लाइमन सीरीज कहा था। ओके, फिर अगर किसी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम एनी हायर एनर्जी स्टेट या हायर एनर्जी लेवल तो उसको क्या कह देते थे हम लोग, बामर सीरीज, जो कि विजिबल रेंज में आता है, याद कीजिए विजिबल। और ये वाला तो अल्ट्रा वायलेट में था। ओके, एंड एनी इलेक्ट्रॉन व्हेन इट जंप्स और टेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम एनी हायर स्टेशनरी ऑर्बिट टू द थर्ड ऑर्बिट, अगर जंप करता है तो इसको हमने कहा था पास चेन सीरीज। और इसी तरीके से ब्रैकेट सीरीज भी था, उसी तरीके से फंड सीरीज भी था, पी फंड या फंड जो भी, ठीक है। तो दिस वे बोर्स मॉडल इज ऑल्सो एबल टू वेरी क्लियरली एक्सप्लेन दिस व्हाट लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फ्रॉम बोर्स मॉडल एंड दिस वाज द एक्सप्रेशन फ्रॉम रिडबर्ग्स कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ पे लैम्डा ध्यान रखेंगे, लैम्डा वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट बीइंग इमिटेड। ऑलराइट, okay, so this completes the discussion of topic which was what Bohr model of hydrogen atom. Okay, now let us discuss one problem based on the concepts what we have discussed in Bohr model. तो इसमें क्या कह रहे हैं कि using Rydberg's formula calculate the wavelengths of first 4 spectral lines in the Lyman series of hydrogen spectrum. तो लाइमन सीरीज में क्या होता है हमारे पास, अगर n=1 फर्स्ट एनर्जी स्टेट को देखें तो फर्स्ट स्टेशनरी लेवल पे इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी हायर लेवल से, तो फर्स्ट 4 लाइंस के वेवलेंथ हमको बताना है ना। तो फर्स्ट 4 लाइंस, तो n=2 से, फिर n=3 से, फिर n= लाइमन सीरीज है, ध्यान रखेंगे। तो लाइमन सीरीज में क्या होता है, फाइनल जो होता है हमारा लाइमन सीरीज के लिए NF जो होता है दैट इज इक्वल टू 1, है ना। ये ग्राउंड स्टेट होता है हमारा। ओके, तो एक किसी भी एक्साइटेड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ट्रांजिशन ले रहा है तो क्या क्या लाइंस निकलेगी वो हमको बताना है। और NI हम क्या ले सकते हैं, 4 लाइंस हमको बतानी है, तो NI हमको क्या क्या लेना पड़ेगा, 2 ले सकते हैं, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे और 5 ले लेंगे। तो 4 लाइंस हो जाएंगे हमारे। एक लाइन ये वाली हुई, ओके, फिर दूसरी लाइन ये वाली हो जाएगी 3 से जब 1 पे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, फिर 4 से जब 1 पे जंप करेगा, और देन 5 पे जब 1 पे जंप करेगा। तो दीज विल बी 4 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द लाइमन सीरीज। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, रिडबर्ग्स फार्मूला। हम लोग हमारे पास रिडबर्ग्स का फार्मूला है 1/वेवलेंथ इज इक्वल टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट इंटू 1/NF² माइनस 1/Ni²।
अब लाइमन सीरीज के स्पेक्ट्रा की बात की जा रही है, तो 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/1² हो जाएगा माइनस 1/ni², जहाँ से स्टार्ट किया, जंप लिया इलेक्ट्रॉन ने। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव। सो इफ़, तो अलग अलग हम लोगों को स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी, तो इसको लिख लेते हैं। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जंप किया है 2 से 1 पे, तो इसको 1/, तो इसके लिए हम लोग λ21 लिख लेते हैं। तो λ21 विल बी इक्वल टू आर इंटू 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे। सो इफ़ यू सिंप्लीफाई, व्हाट डू वी गेट? 1/λ21 इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें, सो 1/λ21 ट्रांजिशन, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 3/4, सो इट विल बी 3r/4। इसको रिवर्स करना नहीं भूलना है, सो इट विल बी λ21 इज इक्वल टू 4/3r, है ना। r की वैल्यूज पुट कर लेंगे, सो इट विल कम इन मीटर्स। ओके, तो ये आ गया λ21। ओके, सिमिलरली यू कैन फाइंड λ31। ओके, सो पहले तो 1/λ31 निकाल लेंगे, सो इट विल बी r इंटू 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, यानी कि ये λ31 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9, तो 8r/9, यानी कि λ31 विल बी 9/8r। ओके, r की वैल्यू रख लेंगे तो निकल जाएगा आराम से, दिस विल कम इन मीटर। उसी तरीके से फिर 1/λ 4 से 1 वाले ट्रांजिशन के लिए r इंटू 1 माइनस 1/4², सो 1/λ41 विल बी इक्वल टू r इंटू, ये कितना हो जाएगा? 16, सो 16 माइनस 1, 15/16, सो दिस विल बी इक्वल टू λ41 विल बी इक्वल टू 16/15r। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव। ऑलराइट, अगेन 5 वाले के लिए, सो लैम्डा 5 से 1 ट्रांजिशन वाले के लिए लिख लेंगे 1 r इंटू 1 माइनस 1/5², सो फिर से λ51 विल बी इक्वल टू r इंटू, दिस विल बी 25 तो 24 हो जाएगा, 25 माइनस 1 एंड 24, सो λ51 वाला ट्रांजिशन के लिए हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 24r मीटर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को डिफरेंट वेवलेंथ मिल जाएंगे, है ना। देख रहे हैं वेवलेंथ पहले वाले में क्या आया? 2 से 1 वाले ट्रांजिशन में 4/3r, ओके, 4/3r आ रहा है, फिर 8/9 आया, 9/8r आया, फिर 4/1 में आया 16/15r, यहाँ पे 25/24r। तो वेवलेंथ जो है छोटा होता जा रहा है। ऑलराइट, अगर 1/r के टर्म्स में देखें, सो वेवलेंथ इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। ऑब्वियसली ज़्यादा दूर से अगर इलेक्ट्रॉन जंप ऑफ करेगा तो ज़्यादा एनर्जी छोड़ पाएगा, तो ज़्यादा एनर्जी मतलब कम वेवलेंथ। ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन फॉर द प्रॉब्लम। हम लोग को लाइमन सीरीज का निकालना था। अगर बामर सीरीज बोलता तो फाइनल NF हम लोग 2 लेते, फिर इसी तरीके से पास्चन पूछता तो हम लोग को उसी के अकॉर्डिंग लेना पड़ता। जो भी सीरीज पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप NF और NI ले सकते हैं। ओके, एंड यू कैन सॉल्व। तो सबसे पहले r के टर्म्स में ले आएंगे, देन प्लग इन द वैल्यूज, ऑलराइट, टू कैलकुलेट इट न्यूमेरिकली। So this is it for the discussion. Thank you. Have a good day.